जो जूल थे ना, इन्होंने एक लॉ बता दिया था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो डेफिनेशन पूछ ली जाती है। अब पूछा क्या जाता है, देखो जो बीच वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, यही है जूल्स लॉ। कुछ चीज घटाए या बढ़ाए वो सब फैक्टर है, सिर्फ बढ़ाने वाला फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ घटाने वाला भी फैक्टर नहीं होगा, जो दोनों मिला दोगे ना तब फैक्टर्स बोलोगे। तो सिमिलरली यहाँ पर देखो जो रेजिस्टेंस पढ़कर आए हो ना, वो भी किसी ना किसी चीज पे डिपेंड कर रहा होगा, और वो डिपेंड किस पे करेगा, इन चार चीजों पे। ये भी तुमको याद नहीं करना है। सबसे पहले फॉर्मूला याद करो, R इज इक्वल टू। सो हेलो सीकर्स, आज लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रिसिटी का, और फिजिक्स हार्ड नहीं है, ये तुम्हें लास्ट क्लास में भी बताया था, है ना। तो आज जहाँ से शुरू करना है वो होगा रेजिस्टेंस टॉपिक। उससे पहले हम लोग ने ओम्स लॉ तो कंप्लीट कर लिया था, रेजिस्टेंस से पढ़ना है। रेजिस्टेंस, हाँ ये रहा। देखो सुनो, रेजिस्टेंस तुमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि V इज इक्वल्स टू IR तो होता ही है, वेयर V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज या पोटेंशियल, I स्टैंड्स फॉर करंट एंड R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस फिक्स थी वहां पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी सिमिलरली रेजिस्टेंस को तुम फिक्स ही बताओगे, कुछ नई चीज तो बताओगे नहीं। अभी बाद में वेरिएबल आएगा, बट अभी फिक्स ही चल रहा है। अब देखो क्या है, ये हर प्रॉपर्टी, मतलब ये प्रॉपर्टी होती है हर अलग अलग कंडक्टर की। सुनो, अगर तुम्हारे पास कॉपर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा, अगर सिल्वर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा। अगर तुम अलग अलग कंडक्टर्स लाओगे, यहाँ तक कि रबर तक ले आओ, या कोई भी मेटल ले आओ या नॉन मेटल ले आओ, उन सबके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जो कि करंट को फ्लो करने से रोकता है, समझे। अब देखो कैसे डायग्राम यहाँ पर हमने यहाँ पर दिया था। तो हर एक डिवाइस के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जो कि करंट को फ्लो होने से रोकेगा। अब देखो ये डायग्राम तुम देखो, यहाँ पर क्या है, तुमने अभी पढ़ा है ओम्स लॉ में कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब इसका मतलब क्या होता है, अगर तुम करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, अगर तुम वोल्टेज या करंट घटाओगे तो दूसरा वाला भी घट जाएगा। अब देखो मतलब क्या, वोल्टेज ये चाह रहा है कि करंट बढ़े क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए देखो वोल्ट क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है किसको, करंट को। करंट मतलब किसको, एम्पियर को धक्का दे रहा है जाने से। लेकिन उसको कोई रोक रहा है, और रोक कौन रहा है, ओम रोकेगा, क्योंकि क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होती है जो कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है या तो रेजिस्ट करती है। अपोज मतलब रोकना होता है, और रेजिस्ट मतलब भी रोकना ही होता है, समझे। तो रेजिस्टेंस क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है जो कि रेजिस्ट करेगी या तो अपोज करेगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। समझ पाए। अब ये रोकता क्यों है, देखो इसका रोकना भी जरूरी है, इसलिए देखो क्या है, तुमने अगर रबर लिया तो रबर में करंट क्यों नहीं फ्लो कर पाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो बहुत ज्यादा रोकेगा, इसलिए करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। उसी जगह जब तुम कॉपर में बात करो या सिल्वर वायर में, टंगस्टन में बात करो, तो वहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस कम है, जिसके वजह से वोल्ट धक्का दे देगा एम्पियर को और या करंट को, और करंट फ्लो करने लगेगा। समझ पाए, देखो कितना सिंपल है। और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है, ओम्स लॉ से ही ओम आ गया है, ठीक है। अब देखो फिर तुमसे पूछा जाता है व्हाट इज 1 ओम। फिर से हैक है भाई फिजिक्स कम ट्रिक्स का। अब फिर से तुम कैसे लिखोगे, फिर से आ जाओ, लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR। लेकिन इस बार तुमसे यूनिट किसकी पूछी है, ओम की पूछी है, और ओम होती किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की। अब देखो रेजिस्टेंस को एक तरफ रख लो तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू V बाई आई। हमने इसको इधर डिवाइड में भेज दिया, बाकी उसको उधर कर दिया, R इज इक्वल्स टू V बाई आई। अब देखो कितना सिंपल है, इसकी एसआई यूनिट लिखो ओम, इसकी एसआई यूनिट लिखो वोल्ट, इसकी भी एसआई यूनिट लिखो एम्पियर। समझ पाए। अब क्या लिखोगे, व्हेन द वोल्ट, सारे टर्म्स यूज करना, 1 2 3 4 5 6। व्हेन द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट and the current of 1 ampere is given to a circuit या is given to a conductor, then the resistance in the conductor will be of 1 ohm। बताओ 6 टर्म्स यूज कर पाए, एक बार फिर से पढ़ लो। when a current of 1 ampere flows through a conductor having a potential difference of 1 volt, देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, the resistance in the conductor is of 1 ohm। 5 टर्म और 6 टर्म, 6 टर्म्स यूज कर लिए। अब तुमको लग रहा होगा हमने तो सर पहले वोल्ट बोला था, बट इसमें तो पहले करंट लिखा हुआ है, बट कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे करंट पहले लिखो चाहे पोटेंशियल पहले लिखो, बस टर्म्स तुम 6 यूज करना, समझे। आंसर तुम्हारा उससे सही हो जाएगा। आ जाओ आगे, देखो आगे क्या लिया, ग्राफ्स फॉर ओम्स लॉ। तुमने अभी पढ़ा है या V इज इक्वल्स टू IR, और इससे पहले तुम पढ़े थे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, मतलब अगर I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। तो ये जब दोनों बढ़ते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, ऐसे बनाया जाता है, ठीक। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये वाला खैर ग्राफ अभी तो तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारी बुक ने मेंशन नहीं किया इसको, लेकिन एक्स्ट्रा में नॉलेज में बता दिया इसको। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर V, देखो जो इस तरफ लिखा जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो इस तरफ लिखा जाता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V को यहाँ पर लिखते हैं, और करंट मतलब I को वो
यहाँ पर लिख दिए हैं। अब कहोगे सर करंट को तो ए लिखा है, एक्चुअली उन्होंने यूनिट बताई है, क्योंकि करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, वोल्ट, समझे। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब करंट भी बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। अब देखो ये जानते हो क्या, अगर देखो V इज इक्वल्स टू आई आर है, तो अगर तुम I बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, अभी पढ़कर आए हो। लेकिन अगर तुम आई आर को इधर भेज दो तो I इज इक्वल्स टू वी बाई आर होगा। अब अगर तुमने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट घटेगा, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर तुम ये डिवाइडेड बाय नीचे वाले टर्म को बढ़ाओगे तो ऊपर वाला टर्म घटेगा, डिवाइडेड बाय नीचे वाले टर्म को घटाओगे तो ऊपर वाला टर्म बढ़ेगा। बताओ समझ पाए क्या? ठीक है, ये हम निकाल दें वरना ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर तुमने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट घटेगा, अगर रेजिस्टेंस घटाया तो करंट बढ़ेगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि तुम अपोजिट में जा रहे हो, नीचे वाले टर्म से बात कर रहे हो। अब आ जाओ आगे। देखो तुम्हारे ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड का, उन्होंने पूछा है वी आई ग्राफ फॉर अ कंडक्टर इज शोन इन द फिगर। वी आई ग्राफ है यार, ये तो ओम्स लॉ का ग्राफ है, ये जानते ही हो तुम। बोले व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ, तुमको इससे क्या पता चलता है? हमें कुछ नहीं पता चलता है, हमें बस डायरेक्ट फॉर्मूला पता चलता है ना। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तुमको क्या पता चल रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जो अभी बताया था, ये जानते हो क्या, क्या जानते हो, ये वाला, ये चीज, यही चीज तुमको पता चल रही है। मतलब अगर तुम करंट को बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, बस सिंपल सा आंसर। तुमको इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि करंट को बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, बस यही पता चल रहा। समझे, ऐसे लिखना होता है इसको। स्टेट द लॉ एक्सप्रेस्ड है। भाई लॉ तुम नहीं बता पाओगे क्या, कौन सा लॉ है? तुम पहले ही बता चुके, ओम्स लॉ है ना। फिर देखो अगला क्वेश्चन फिर है स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। देखो कब रिपीट किया गया, 2014 में फिर से पूछा गया। डिफाइन रेजिस्टेंस एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। भाई रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, ओम है, जानते हो। डिफाइन कैसे करोगे, उस वाले डायग्राम से, जो भी डायग्राम दिखाया था ये वाला। रेजिस्ट करेगा करंट को फ्लो होने से, है ना, ये पूरा लिखा हुआ। फिर देखो उन्होंने बोला ड्रॉ वी आई ग्राफ फॉर एन ओमिक कंडक्टर एंड लिस्ट इट्स टू इंपॉर्टेंट फीचर्स। भाई वी आई ग्राफ नहीं बना लो, क्या ऐसे ग्राफ होगा, जो पहले बोले वी इधर बोला है, आई इधर बोले, ग्राफ बना लो। दो चीजें पूछनी है, इंपॉर्टेंट फीचर्स। देखो क्वेश्चन घुमाते कैसे हैं, आंसर वही है जो पढ़ाया गया है, जो थ्योरी है उसी में से आंसर है। दो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, पहला इंपॉर्टेंट फीचर है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। देखो V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना, इसका मतलब क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये भी बोल सकते हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, दोनों बोल सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर वेरिएबल हो गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। दो फीचर बता पाए। अगर ये भी तुमने नहीं समझ में आ रहा तो तुम ये बोल सकते हो कि ये वाला दो फीचर ये है कि जो ओमिक कंडक्टर होंगे, ओमिक कंडक्टर मतलब ऐसे कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करें, तो जो ओमिक कंडक्टर होंगे वो क्या करेंगे, ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। तीसरा फीचर समझे। और अभी भी तुमको डाउट आ रहा है तो चौथा फीचर बता दो, ओम्स लॉ की डेफिनेशन से, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, याद है, तो मतलब का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इस वाले ग्राफ में, समझ पाए। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। अच्छा, सीरीज का क्वेश्चन है, ये अभी बताएंगे, पहले थोड़ा पढ़ा दें फिर ये बताएंगे। अब देखो जो रेजिस्टेंस है वो बदली भी जा सकती है, इसीलिए कभी कभी क्या हो जाती है, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाती है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस को लाने के लिए तुमको एक डिवाइस यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है रियोस्टैट, है ना, याद है लास्ट वाली क्लास में। फिर देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था, कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज यूज्ड टू रेगुलेट द करंट। देखो अगर तुम रेजिस्टेंस को घटाओ बढ़ाओगे तो क्या होगा, करंट भी घट बढ़ जाएगा, मतलब रेगुलेट करने का काम करेगा विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, लेकिन वोल्टेज नहीं बदलता है ये। फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड द वेरिएबल रेजिस्टेंस। वो कितनी सिंपल डेफिनेशन है, V इज इक्वल्स टू आई आर है, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर होगा। वोल्टेज को नहीं बदलेगा, मतलब फिक्स है। और अगर तुम इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, मतलब रेगुलेट किया ना, और अगर इसको घटाओगे तो ये बढ़ जाएगा, मतलब फिर से रेगुलेट किया, तो वही लिख दिया उन्होंने। अब देखो रियोस्टैट क्या होगा, एक डिवाइस होगा जो कि यूज होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कराने के लिए। देखो फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे, वो तुमको पढ़ना है। देखो अब सुनो पूछा जाता है फैक्टर्स क्या है भाई रेजिस्टेंस को, जिसपे वो डिपेंड करता है।
समझे, बच्चे नहीं लिख पाते इसको भी, समझे। अब तुम कैसे याद करोगे, सुनो। फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे तुमसे बोला कि इवेपोरेशन का फैक्टर क्या है, तुम बोलोगे सर अगर धूप ज्यादा पड़ेगी और कपड़े गीले हैं तो कपड़े सूख जाएंगे, मतलब धूप क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तुम बोलोगे सर अगर विंड की स्पीड ज्यादा तेज होगी तो कपड़े सूख जाएंगे, ये भी क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तुम बोलोगे सर अगर ह्यूमिडिटी की बात करो वो अगर बढ़ जाएगी तो कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी से नहीं सूखते हैं, तो वो भी फैक्टर हो गया। फैक्टर मतलब जो चीज घटाए या बढ़ाए वो सब फैक्टर है, सिर्फ बढ़ाने वाला फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ घटाने वाला भी फैक्टर नहीं होगा, जो दोनों मिला दोगे ना तब फैक्टर्स बोलोगे। तो सिमिलरली यहाँ पर देखो जो रेजिस्टेंस पढ़कर आए हो ना वो भी किसी ना किसी चीज पे डिपेंड कर रहा होगा, और वो डिपेंड किस पे करेगा, इन चार चीजों पे। ये भी तुमको याद नहीं करना है। सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करो, आर रेजिस्टिविटी, ये सिंबल रेजिस्टिविटी का होता है L/A। L मतलब होता है लेंथ, A मतलब होता है एरिया, और इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी। और इसको बोलते हैं RHO, रो, है ना। तो क्या बोलोगे, R इज इक्वल्स टू रो L/A, R इज इक्वल्स टू रो L/A, R इज इक्वल्स टू, आगे बोलो, समझे। तो ये देखो किस पे डिपेंड करेगा, जो फॉर्मूले में आ जाए ना उन सब पे डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि रेजिस्टिविटी फिक्स है तो इस पे नहीं डिपेंड करेगा, मतलब बाकी जो बचे उस पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, वो भी कैसे, डायरेक्टली, मतलब लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे, वो भी एरिया किसका, क्रॉस सेक्शन का। जैसे ये वायर मान लो तो इसका जो ये वाला पार्ट है ना सामने से जो तुम देखोगे इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। लेकिन कैसे, इनवर्सली, इनवर्सली मतलब अगर तुमने एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, अभी पढ़ाकर आए हैं, है ना। और सुनो, एक चीज टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में ओम्स लॉ के टेम्परेचर आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने तुमसे ये बोला था कि तुम कॉपर का वायर लोगे तो अलग रेजिस्टेंस, रबर का वायर लोगे तो अलग रेजिस्टेंस, मतलब जैसा मटेरियल या जैसा नेचर ऑफ मटेरियल वैसा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। बताओ फैक्टर्स याद हुए क्या। देखो सबसे पहले लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, वो कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, वो भी कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देखो डायरेक्टली इनवर्सली में सिंबल सेम होता है, बट इनवर्सली होता है 1/, में उसको लिख देते हैं, तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलोगे, इसको डायरेक्टली बोलोगे। नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा, अभी बताइए, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बताइए दिया, समझ पाए। अब आ जाओ रेजिस्टिविटी, ये कभी पूछ लिया जाता है, वैसे ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बट तुम समझ लो। देखो क्या है, जो अगर तुम बात यहाँ पर करोगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L/A, इसको इसी तरफ रहने दो, बाकी सबको इधर भेज दो, ये ऊपर आ जाएगा तो RA, और ये नीचे आ जाएगा अपॉन L इज इक्वल्स टू रो। इन सब की यूनिट लिख लो। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया का होता है मीटर का स्क्वायर, और लेंथ किस में नापते हो, तो मीटर में नापते हो, ये रेजिस्टिविटी हो जाएगा। देखो इस मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ओम मीटर, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। तो देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। ओम का देखो सिंबल थोड़ा हेडफोन जैसा होता है, जो ओम लिखते हैं ना उसका सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक। अब समझो ये कैसे आप बताओगे, तो कुछ नहीं, जो अगर एक रेजिस्टेंस, जो 1 ओम का रेजिस्टेंस अगर फ्लो कर रहा है 1 मीटर ऑफ क्यूब में, तो उसको बोल दोगे उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, एक ओम मीटर है। देखो कैसे लिखा है, रेजिस्टिविटी इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर। ऐसा क्यूब जिसकी साइड कितनी हो, मीटर है ना, तो जिसकी साइड कितनी हो, 1 मीटर, व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेजेस, ठीक है, उन्होंने रेजिस्टेंस की बात नहीं की है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस 1 ओम मीटर हो जाएगा, वही बोल दिया उन्होंने। तो सुनो क्या, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड। रेजिस्टिविटी क्या है, जो भी रेजिस्टेंस ऑफर होगा, कौन ऑफर करेगा, एक ऐसा क्यूब जिसकी साइड कितनी है, 1 मीटर, और करंट उससे कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलरली जा रहा है। परपेंडिकुलर है, जाएगा ही, तुम जानते हो अगर ये है तो ऐसे सीधा सीधा करंट जाएगा ना, मतलब कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो एक्स्ट्रा लाइन है तुमको और ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए, और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, समझे। 2 चीज़ें हम तुमको याद करने के लिए बोलेंगे, वो याद कर लो। देखो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, जो कि करंट को ना फ्लो कराएं, उनको इंसुलेटर्स बोलोगे। और जो करंट को फ्लो कराएंगे ना, उनको क्या बोल दोगे, मेटल्स बोल दोगे, या तो कंडक्टर्स बोल सकते हो। तो इनकी रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। देखो जो इंसुलेटर है उसकी होती है 10⁻12 से 10⁻8 ओम मीटर, और जो मेटल्स होते हैं उसकी होती है 10⁻8 से 10⁻6 ओम मीटर। इतना समझ गए, ये चीज तुम याद कर लो, ये तुम्हारे डेटा है, तुम्हारे बुक का ही। और कभी कभी थोड़ा सा डेटा अलग भी हो जाता है, समझे, तो ये लिखना नहीं, बट अगर कभी पूछा जाए तब लिखना है इसको, वरना एक्स्ट्रा मत लिखना उसमें। अब देखो क्वेश्चन है, लिस्ट 3 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। बताओ भाई, तुम तो 4 बता सकते हो, लेकिन क्या बताए।
चारों बता सकते हो क्या? R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L बाई ए, रेजिस्टेंस का पहला फैक्टर लेंथ, रेजिस्टेंस का दूसरा फैक्टर एरिया, रेजिस्टेंस का तीसरा फैक्टर नेचर ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस का चौथा फैक्टर हो जाएगा टेम्परेचर। समझ पाए? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी अभी प्रूव करके लाए, क्या क्या हो जाएगा? ओम मीटर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होता है, और ये क्या होता है? दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, या तो ये रेजिस्टर देखो ऐसे एंड टू एंड कनेक्टेड हो जाए तो इनको बोलते हैं सीरीज, और अगर एक के ऐसे सामने सामने पैरेलली अरेंज हो जाए तो बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो सीरीज मतलब क्या है? रेजिस्टर्स जॉइंट एंड टू एंड। इसमें तीन चीजें बस तुमको याद करा रही, ये याद कर लो बस, इतना जरूरी है। देखो तुम ये जानते हो जो भी करंट होगा वो फ्लो किससे करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से, और करंट यहाँ से फ्लो करते करते यहाँ पहुंच जाएगा। अच्छा ये बताओ, जो करंट इसके अंदर गया वही करंट तो इधर आएगा ना, क्योंकि वायर सेम है, और जो करंट इसके अंदर गया वही करंट इधर आएगा क्योंकि वायर सेम है, और वही करंट इधर आएगा, फिर सारा करंट लौट के कहाँ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल में। मतलब करंट थ्रू आउट द रेजिस्टर से थ्रू आउट द सर्किट सेम है। तो यहाँ पर देखो करंट सेम है, और अगर एक चीज सेम है तो दूसरा डिफरेंस होगा, याद कर लो। तो सुनो, करंट सेम है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। अब जब भी पोटेंशियल डिफरेंट हो गया तो इसका मतलब क्या है? तुमको ऐड करना पड़ेगा, मतलब V1 को ऐड करोगे प्लस V2 प्लस V3 ऐसे ऐड करते जाओगे। पोटेंशियल अलग अलग हो गया ना, तो उसको ऐड करना होता है। अब सुनो, अब तुमसे बोला ये जाएगा कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो देखो तुमने अभी पढ़ा है कि पोटेंशियल बताओ क्या है, हर जगह का अलग अलग है। अगर तुम V नेट की बात करो, सबको ऐड करके बोलो तो कुछ नहीं, पोटेंशियल अगर एक का 10 है वोल्ट है, दूसरे का 20 वोल्ट है, तीसरे का 30 वोल्ट है, तीनों को ऐड कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो V नेट क्या होगा, यहाँ पर तीन रेजिस्टर है, तो पहले का वोल्टेज 1, दूसरे का वोल्टेज 2, तीसरे का वोल्टेज 3, और यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो यहाँ पर भी लिख दो, ये डेरिवेशन है आई आर। तो यहाँ पर करंट देखो सब में सेम है तो I तो वैसा ही रहेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस अलग अलग हो गया तो इसका R1 बोल दिया, और यहाँ भी करंट सेम है तो I, लेकिन रेजिस्टेंस अलग हो गया, R2 बोल दिया, और यहाँ पर I R3 बोल दिया। समझे? अब देखो इन सब में अगर I को तुम यहाँ से कॉमन ले लो, तो इन सबसे I कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये I से I कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस का। वो भी कौन सा रेजिस्टेंस? नेट रेजिस्टेंस। वो भी कौन सा रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस नेट। नेट मतलब क्या? टोटल। क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। बताओ तीन चीज समझ पाए? तुम डायग्राम से याद कर देख कर बता सकते हो करंट क्या होगा, सेम जा रहा है। अगर करंट सेम है तो एक चीज डिफरेंट होगी, क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंट होगा तो सबको ऐड करोगे, सिमिलरली रेजिस्टेंस को भी क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ये हमने प्रूव भी करके दिखा दिया। अब देखो अगला कॉम्बिनेशन कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कैसे होता है पैरेलल? देखो P से पैरेलल, P से पोटेंशियल, P से पैरेलल, P से पोटेंशियल। मतलब पैरेलल में क्या सेम होगा? पोटेंशियल सेम होगा। अब अगर पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंट क्या होगा? करंट डिफरेंट होगा। तो करंट भाई डिफरेंट है, तो एक में अगर 10 एम्पियर जा रहा है, दूसरे में 20 एम्पियर, तीसरे में 30 एम्पियर, सिंपल है, सबको ऐड कर दो। तो यहाँ पर आ जाओ, करंट नेट कितना होगा? फिर से डेरिवेशन है I1 प्लस I2 प्लस I3, और I को तुम क्या लिख सकते हो बताओ? यहाँ पर लिख दें। देखो यहाँ पर तुमने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर क्या लिख दो? V बाई आर। तो यहाँ पर V, क्योंकि पोटेंशियल सेम है हर जगह, तो V1 V2 V3 टर्म यूज ही नहीं होना, तो V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। यहाँ से V बाई R हुआ और यहाँ से V कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस V को कैंसिल कर दो, तो तुम्हारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया? 1 अपॉन R नेट। नेट मतलब क्या? फिर से टोटल बराबर होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझे? और एक स्पेशल इसमें रिजल्ट भी याद कर लो, क्योंकि जनरली तुम्हारे कोर्स में दिया जाता है 2 रेजिस्टेंस का, 2 रेजिस्टेंस का दिया जाता है। तो उसका देखो फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो कि R नेट कितना होता है? ऊपर वाला टर्म मल्टीप्लाई में R1 मल्टीप्लाइड बाई R2, नीचे वाला टर्म ऐड में R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, तुम डायरेक्ट रखो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए? तीन चीजें इसमें देखो, और इसका सिंबल कैसा होता है? एक दूसरे के साथ पैरेलल लगे हुए हैं, तो यहाँ पर देखो जो पोटेंशियल यहाँ और यहाँ होगा वही इस पूरे के बीच में लाई करेगा। ठीक है? यहाँ पर जो क्वेश्चन है 3 रेजिस्टेंस 10 ओम 15 ओम 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कब का है? बोल्ट 2014 का।
सुनो, 3 रेजिस्टेंस है, एक ये, दूसरा ये, हाँ वो डायग्राम सही नहीं आया है, और तीसरा ये देखो, ये कहीं भी बैटरी से कनेक्ट होंगे, ये वो कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब देखो पहला बोला है 10 ओम का है, दूसरा 15 ओम का है, तीसरा 5 ओम का है और पैरेलल में कनेक्ट है। भाई तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, तुमको भी बता ही दिया है हमने। तो सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन, गिवन में गिवन लिख देना, और यहाँ पर वन फॉर्मूला बोलो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का, 1/R इक्विवेलेंट है नेट बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस पे सबकी वैल्यू रख दो, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/5। अब तुम कहोगे सर हम एलसीएम कैसे सॉल्व करें? तो देखो एलसीएम सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका ये होता है कि क्या करा करो, देखो 3 है तो 3 में से पहले 2 को एक साथ सॉल्व करो, फिर बाकी वाले को सॉल्व कर लो। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लें या तो इन दोनों को सॉल्व कर लें। देखो छोटी छोटी वैल्यूज है तो पहले छोटे वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/15। देखो एलसीएम लेने का सबसे इजी तरीका बता रहे, तरीके बहुत सारे होते हैं बट इजी तरीका ये है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ उसको यहाँ साथ में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इससे होता है कि वैल्यूज लास्ट में जाके कट जाती हैं। तो यहाँ पर सुनो, इन दोनों को इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 5 प्लस का साइन बीच में हो गई, 10 को उधर करोगे 10 डिवाइड का साइन, और ये नीचे मल्टीप्लाई करो 5 × 50 और प्लस 1/15 जैसा था वैसा वो चलेगा ही। अब देखो ये कितना बन गया, 15 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 1/15, ये 5 × 3 = 15, ये 5 × 10 = 50। अब देखो इसके छोटे फॉर्म में ले या फिर से वही काम, ये इधर मल्टीप्लाई वो उधर मल्टीप्लाई, ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 15 × 3 = 45, 10 इधर नीचे लिखा है ना तो 10 उधर मल्टीप्लाई होगा, 10 × 1 = 10 और ये दोनों साथ में 15 × 10 = 150, मतलब ये कितना आ गया 55 डिवाइडेड बाय 150। अब ये 11 पे जाएगा, 5 11 और ये कितने पे जाएगा 5 3 समझे, तो आंसर कितना आ गया 11/30 ओम। हाँ यही आंसर है। सुनो ये आंसर अभी नहीं आया, ये किसकी वैल्यू आई है 1/R इक्विवेलेंट की, और तुमसे पूछा जाएगा रेजिस्टेंस पूछा है, तुमसे 1/R में नहीं पूछा है। जब रेजिस्टेंस पूछेगा तो कुछ नहीं, इसको रिवर्स कर दोगे, नीचे वाला टर्म ऊपर, ऊपर वाला टर्म नीचे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 30 ऊपर जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस ये है, यहीं बच्चे बस गलती कर देते हैं, कैलकुलेशन उनको लगता है कि सर बहुत लंबी हो गई है, लगता है यही आंसर है और इतने पे छोड़ आता है और आंसर गलत आ जाता है, मार्क्स कट जाते हैं, समझे। इसीलिए यहाँ पे हमने तुमको हिंट भी दिया कि देखो ऐसे नहीं काम करना है, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू तुम लाए हो और जब R इक्विवेलेंट करोगे तो कुछ नहीं, बस रिवर्स कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। देखो 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर हैं, आइडेंटिकल मतलब सेम उनका ओम है, यहाँ पर मान लो R है, यहाँ पर R है, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। फिर इसके बाद इनको पैरेलल में किया, ये पहला काम था, और दूसरा क्या बता रहे हैं, इनको हमने इसमें पैरेलल में जोड़ दिया, ये R है ये R है। फिर पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो इक्विवेलेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन 2 केसेस। अच्छा तो तुमने R माना, तुमको मालूम है कि रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, ये सीरीज में है तो कुछ नहीं, R + R दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 2R, इतना समझ पाए। अच्छा इसका फॉर्मूला लगा दो पैरेलल का, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R, ये कितना हो जाएगा, R इधर मल्टीप्लाई तो R + R और इधर नीचे मल्टीप्लाई तो R²। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो तुम वो जानते हो कि 1 + 1 2 हो जाएगा और 2/R आ जाएगा, ऐसे कर लो, ये भी तरीका होता है खैर, लेकिन वो हार्ड हो जाएगा थोड़ा सा, तुम ऐसे कर लो 1 + 1 दो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो R कॉमन आ गया और 1 + 1 2 तो 2/R, लेकिन ये वैल्यू किसकी है 1/R इक्विवेलेंट की, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी R/2, इतना समझ पाए। अब सुनो इन्होंने रेशियो पूछा, रेशियो मतलब क्या है, सीरीज का पैरेलल से, तो रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, रेशियो कितना आ जाएगा, कुछ नहीं डिवाइड कर दो, रेजिस्टेंस सीरीज अपॉन
रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज का कितना है 2R, पैरेलल का कितना है R/2, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो ये कितना आ जाएगा 4R/R, और ये भी डिवाइड हो जाएगा मतलब 4/1। तो ये फ्रैक्शन है तो रेशियो कितना हो गया 4:1। समझ पाए कितना सिंपल है। जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा करते जाओ, आंसर खुद आ जाएगा, तुमको पता चल जाएगा कि यही फॉर्मूला लगा था और ये आंसर है। समझे, सिंपल है एकदम। अब देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये अगला टॉपिक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो क्या होता है, जो आयरन होता है जिसे तुम प्रेस बोलते हो, तो आयरन क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है जिसकी वजह से प्रेस गर्म होता है और तुम्हारे कपड़े प्रेस हो पाते हैं। तो ये किस वजह से हो पाया, क्योंकि वो हीट भी जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को बोल दिया जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी वाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। देखो जो हीट प्रोड्यूस हुई कैसे होती है, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस होगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको रेजिस्टेंस रोक रहा होगा जाने से, और जो रेजिस्टेंस रोकता है ना, तो वो वाली एनर्जी कहाँ चली जाती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो लॉस हो जाती है। समझे। और सुनो, जैसे एग्जांपल क्या है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, वहाँ पर टंगस्टन यूज किया जाता है जिसकी वजह से जो फिलामेंट होता है वो जलता है। तो देखो फिलामेंट भी, अब इलेक्ट्रिक बल्ब भी जो होते हैं गर्म हो जाते हैं जलते जलते, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अब देखो इसके यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वो भी पढ़ लेते हैं। पहला इलेक्ट्रिक बल्ब को तुम जानते हो, देखो फिलामेंट किससे मिलकर बना होता है, अभी बोला टंगस्टन वायर से, और उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो ये क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो लाइट देता है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बल्ब में लाइट किसकी वजह से आती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। अगला भाई प्रेस है, प्रेस मतलब आयरन, और ये बना किससे होता है, ये मेटल से प्योरली नहीं होता है, ये एलॉयज से होता है। एलॉयज मतलब कॉम्बिनेशन है मेटल्स या नॉन मेटल के, ऐसा बोल सकते हो। अब सुनो, इनके भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन के साथ साथ तुम इलेक्ट्रिक गीजर भी जो यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक हीटर भी जो यूज़ करते हो, उसमें भी सेम फिनोमिना यूज़ होता है। ठीक है। अगला है इलेक्ट्रिक फ्यूज। देखो सबसे पहला पॉइंट हम बोलेंगे, यहाँ पर याद करो लो मेल्टिंग पॉइंट। ये बताओ हमको, जो स्टार्टिंग के 2 एग्जाम्पल याद किए हो, इसमें भी हाई मेल्टिंग पॉइंट था, हाँ लिखा है। देखो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ भी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बस अकेला फ्यूज आता है जहाँ क्या लो मेल्टिंग पॉइंट, हम कंपेयर करके तुमको दिखा रहे हैं। ठीक। अब इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता क्यों है, ये क्या होता है, ये सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि तुम्हारे घर के चीज़ों को बचाता है, अप्लायंस को बचाता है। कैसे, सुनो, अगर वोल्टेज तुम्हारे घर में 220 का आना है, लेकिन 220 से वोल्टेज अगर ज़्यादा हो जाएगा तो होगा क्या, तुम्हारे डिवाइस से डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए फ्यूज बीच में लगा दिया जाता है कि जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, लेकिन ये क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसी वजह से क्या होगा, तुरंत ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही सर्किट ब्रेक हो गया तो आगे करंट जाएगा नहीं, जिससे तुम्हारे डिवाइसेस क्या होंगे, सेफ रहेंगे। तो यही बोला है कि जब भी ऐसा होता है कि हायर वोल्टेज होता है, हायर वोल्टेज देन स्पेसिफाइड, जितना चाहिए था उससे ज़्यादा जब वोल्टेज आ जाता है किसी भी सर्किट में, तो फ्यूज वायर पिघल जाता है और प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को। देखो सिंपल है। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जूल, उन्हीं के बेसिस में नाम दे दिया गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो वर्क डन की यूनिट है ना जूल, वो इन्हीं के नाम पर है। क्यों, क्योंकि वर्क डन बोलो, चाहे हीट बोलो, चाहे एनर्जी बोलो, तीनों चीजें एक है। ठीक है, फिर से बोलो, 3 चीजें हैं जो तुम्हारे कोर्स में एक ही, अभी तुम मान के चलोगे, हायर क्लास में जाओगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन अभी तुम एक ही मानोगे, क्या क्या, हीट बोलो, चाहे वर्क डन बोलो, चाहे एनर्जी बोलो, तीनों चीजें एक है। हीट बोलो, चाहे वर्क डन बोलो, चाहे, ठीक है। अब देखो हीट को फॉर्मूला सबसे पहले याद कर लो। देखो ये 3 फॉर्मूला है, इसको आराम से याद करते रहो, अभी भी साथ साथ बोलते हैं, चलो फिर बाद में भी याद कर लेना। हीट इज इक्वल्स टू वी आई टी, वी मतलब वोल्टेज है, आई मतलब करंट है, टी मतलब टाइम है, करंट, आर मतलब रेजिस्टेंस, टी मतलब टाइम है, वोल्टेज टाइम और रेजिस्टेंस है ना। तो हीट इज इक्वल्स टू वी आई टी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी बाई आर। ये बना कैसे, जो ओम्स लॉ है उसी को बार बार रिप्लेस कर करके फॉर्मूले लाए जाते हैं। ठीक। अब फिर से बोलो एक बार, हीट इज इक्वल्स टू वी आई टी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल्स टू, बोलो, वी स्क्वायर टी बाई आर। हीट इज इक्वल्स टू वी आई टी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल्स टू, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको बोलते जाओ साथ साथ। फिर से बोलो, हीट इज इक्वल्स टू, तुम ही बोलना है, समझे। अब देखो
ठीक है। आगे देखो क्या है, डेफिनेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो ये जूल थे ना, इन्होंने पूरे एक लॉ बता दिया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो वो डेफिनेशन पूछ ली जाती है। अब पूछा क्या जाता है, देखो जो बीच वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कुछ नहीं है भाई, क्या बोला गया, हीट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है कि जो करंट के वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के वो प्रोपोर्शनल है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दो, और टाइम के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई स्क्वायर है ना, मतलब क्या, स्क्वायर ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल, स्क्वायर है ना, तो ये भी यूज करते हैं। तो देखो क्या बोला गया है, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तुम्हारे बुक की लाइन ही है एज इट इज, हमने यहाँ से कॉपी किया ताकि तुमको पता चल जाए। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर, जो हीट बनेगा किसी भी रेजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो क्या होता है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इज इक्वल टू लग गया, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब जैसे इसको इज इक्वल टू में बदलते हो, ये फॉर्मूला बन जाता है, ये टाइम है, सॉरी, समझे, ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो पहला वाला बोल दो, दूसरा बोल दो, तीसरा बोल दो, तीनों को बोल दो, बन गया जूल्स लॉ, एकदम सिंपल। तो बोला क्या गया, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेजिस्टेंस, बताओ, है ना। तीसरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टाइम, तीसरा भी समझ गए। और ये बस एक्स्ट्रा लाइन है कि इसमें करंट वगैरह फ्लो करता है और वो रेजिस्टर में होता है, समझ पहले, वो सिंपल है कैसे। और सुनो, ये वाली जब भी डेफिनेशन आ जाए तो सोचो तुम बहुत ही अच्छा लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर ये 3 मार्क्स में भी ये आ रही है ना, तो बच्चे नहीं लिख पाते हैं, उनको 3-3 पॉइंट रटने होते हैं। लेकिन तुम यार अभी रटो नहीं, समझे, हम तुमको बनाना सिखा रहे हैं, तुम याद कैसे रखोगे, हम वो चीजें तुमको यहाँ बता रहे हैं। तो वैसे ही तुम अभी काम करो और यहाँ पर 3 चीजें भाई लिख दोगे क्या। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट, पहला, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। समझो, और ये एक्स्ट्रा लाइन से, एक्स्ट्रा लाइन क्या है कि वहां पे करंट होगा, वहां पर रेजिस्टर होगा, तभी ये सारे काम होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर, एक छोटा सा और टॉपिक बचा, ये भी पढ़ लो। देखो कुछ नहीं है, अगर तुमने जो हीट है ना, या वर्कडन बोल दो, वर्कडन को टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाता है, पावर मिल जाता है, या हीट बोल दो अब यहाँ पर, पावर मिल जाता है। मतलब तुम ये कह सकते हो कि जो फॉर्मूले थे वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर टी बाई आर, इनको क्या करो, सबको टाइम से डिवाइड कर दो, तो फिर से तुमको पावर मिल जाएगा ना, पावर के फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो टाइम से देखो, ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, देखो टाइम से डिवाइड कर दियो, है ना। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू, नया फॉर्मूला बन गया पावर का, वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर। अब तुम कहोगे सर ये भी याद करना पड़ेगा, इतने सारे फॉर्मूले हम याद कैसे करेंगे। भाई ये नहीं याद करना है, क्यों तुम याद करोगे इसको, इससे पहले वाला फॉर्मूला याद है, जिसमें टाइम आए वो हीट है, जिसमें टाइम ना आए वो पावर है। देखो यहाँ पर टाइम, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर टाइम, तुम ये फॉर्मूला बस याद करो, और इस सब में से अगर टाइम हटा दो तो पावर बन जाएगा। देखो वही है क्या, सब में से टाइम हटा दो, क्या बन गया, पावर बन गया। एक याद करो, दूसरा वाला एज इट इज है, ठीक है। अब देखो जो कंजप्शन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो किस फॉर्म में होता है, किलो वॉट की एसआई यूनिट होती है। जैसे तुम बोलते हो, तुम जनरली किलोमीटर में, अगर तुम वो ट्रेन वगैरह से जा रहे हो तो ट्रेन से किस में नापते हो, किलोमीटर में नापते हो। किलोमीटर क्यों, क्योंकि अब मीटर में नहीं नापोगे ना, वो बड़ी गाड़ी है तो दूर तक जाती है, या एरोप्लेन से नापते हो तो किलोमीटर में तुम नापते हो जनरली। तो सिमिलरली जो वोल्टेज है, जो तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी नापते हो, वो किस में नापोगे, किलो वॉट में नापा जाता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है, जिसको तुम एक यूनिट बोलते हैं, कितना यूनिट तुमने बिजली यूज किया इस महीने, जो यूनिट होता है ना, वो क्या होता है, किलो वॉट आर होता है। दो चीजें समझ गए। अब देखो तुमको मालूम है किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलो वॉट आर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1000 मल्टीप्लाइड बाई आर को 1 आर, और इसी को क्या बोल दोगे अब से, 1 यूनिट बोल दोगे, समझ पाए। अब देखो 1000 वॉट और 1 आर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। अब इसी 1 किलो वॉट आर को तुम क्या बोल सकते हो, मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये क्या हो जाता है, 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। इसे मल्टीप्लाई कर दो तो देखो बहुत सारे जीरोस आ जाएंगे, तो इसको लिखते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 और वॉट सेकंड, क्योंकि ये किसमें, वॉट में, ये किसमें, सेकंड में। और इसी को बोल दिया जाता है जूल, मतलब जूल का ही दूसरा नाम क्या है, वॉट सेकंड। ये याद कर लो, जूल का ही दूसरा नाम क्या है, वॉट सेकंड, समझ गए। देखो क्वेश्चन है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। भाई सिंपल है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला ही होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कौन सा था, बीच वाला था ना, मतलब H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, बस लिख दो, मार्क्स मिल गए, ठीक है। अब देखो, कम्यूट द हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफरिंग 96,600, हाँ 96 नहीं,
96,000 ही है वो, 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। कुछ नहीं है, हीट है, हीट तुमसे पूछा है, तुमको क्यू दिया है 96,000, टाइम दिया है 2 आवर्स और वी दिया है 40 वोल्ट। अच्छा ये बताओ, लास्ट क्लास में तुमने फॉर्मूला पढ़ा था I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो यहाँ पर तुम Q को क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो I इंटू टी। Q को क्या लिख सकते हो, अगर कंफ्यूज हो गए तो ऐसे लिख देते हैं, चलो यहाँ पर आई टी को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई टी बराबर क्यू हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल, ठीक है, आई टी इज इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा। तो जब भी तुमने फॉर्मूला पढ़ा है एच इज इक्वल्स टू वी आई टी, तो देखो आई टी आ रहा है ना, तो आई टी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, वी क्यू, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो कुछ नहीं, देखो तुमको वी दिया है, क्यू दिया, मल्टीप्लाई कर दो। अब सुनो, इन्होंने अब पूछोगे सर ये 2 आवर्स क्यों दिया हुआ है, तो 2 आवर्स तुमको कंफ्यूज करने के लिए है, ताकि तुम्हें ये लगे कि हमको इसको भी यूज यहाँ पर करना है, बट सुनो यहाँ नहीं यूज करना है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हीट का क्या होता है, वी आई टी, वी की जगह तुम आई टी की जगह क्यू लिख सकते हो, अभी बताया तुमको। और यहाँ पर जैसे ही तुम क्यू लिखोगे तो वी की वैल्यू 40 है और क्यू की वैल्यू 96,000 है, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, समझे। और आई टी को क्यू क्यों लिख पाए आई टी को क्यू क्यों लिख पाए, इसलिए क्योंकि आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू इज इक्वल्स टू आई टी होगा, तो आई टी की जगह तुम क्यू लिख सकते हो, समझे। अगले स्लाइड पे आ जाओ। अच्छा आंसर ऊपर ही है क्या। और सुनो, एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तुमसे पूछा गया है द मेटल्स एंड एलॉयज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सुनो, एलॉयज में भी मेटल पड़ा होता है, इसीलिए वो भी इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करा लेगा, इसीलिए नाम होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो इंसुलेटर्स होते हैं या जो रबर्स होते हैं या प्लास्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। ये एजर्शन है, मतलब एजर्शन तो सही बात बोली है इन्होंने कि गुड कंडक्टर होंगे। दूसरा पूछे ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन एंड इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई पहली बात ये बोल रहे हैं कि एलॉय है और गुड कंडक्टर नहीं है, तो ये तो गलत बात हो गई ना, क्योंकि गुड कंडक्टर तो होगा तो तुम देख कर भी बता सकते हो कि आंसर वो रीजन फॉल्स और एजर्शन ट्रू है, मतलब आंसर तो सी जाना है। बट एक चीज हम तुमको यहाँ पर फिर से बता दें कि ब्रॉन्ज और ब्रास ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं। तो देखो ये वाली ट्रिक हमारे सर ने हमको बताई थी, इनसाइड क्लासेस पे उनका चैनल है यूट्यूब पे, इनसाइड क्लासेस के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर भी जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर भी करना है ना। तो सुनो, ब्रास में देखो अगली स्लाइड में क्या है, मेटल्स एंड एलॉयज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये तो था। और ब्रास और ब्रॉन्ज में देखो क्या होता है, कॉपर दोनों में है, लेकिन ब्रास में एस आ रहा है तो एस को नीचे भेज देना, और ब्रॉन्ज में जेड आ रहा है जेड को ऊपर भेज देना। मतलब क्या, ब्रास मिलकर किससे बना होगा, कॉपर प्लस जेड मतलब जिंक से, और ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होगा, कॉपर प्लस एस एन, मतलब एस आया ना तो एस मतलब टिन से, समझे। तो जो ये ब्रॉन्ज पूछा था तो यहाँ भी एक अलग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक अगर बोल दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि किसका है, ब्रॉन्ज में जेड आ रहा, लेकिन यूज क्या करोगे, एस वाला, एस मतलब 10, समझे। तो इसलिए वो सही था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नॉट गुड कंडक्टर बोल दिया, जबकि है क्या, गुड कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए रीजन फॉल्स हो गया। तो एजर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स, समझे। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर भी जितना ज्यादा कर सकते हो, चैनल को शेयर भी कर दो। ये वाला चैप्टर तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी का इतना ही तक कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो उसका लेक्चर्स बाद में तुमको करा दिए जाएंगे, और जितना ज्यादा तुम्हें अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो कमेंट करना भी मत भूलना, और अगर कोई भी डाउट हो तभी भी कमेंट करना मत भूलना, ठीक है, शेयर भी कर देना।